नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुबह 10:30 बजे सीजेआई रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच सुनवाई करेगी। लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके घटना पर रिपोर्ट तलब करने और दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की है। प्रधानमंत्री के दौरे में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय टीम का गठन भी किया है। जांच टीम 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी गई है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक 3 सदस्यीय जांच सदस्य की जो टीम है वो गठित कर दी है और इस जांच समिति की अध्यक्षता सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे, जबकि इनका सहयोग संयुक्त निदेशक आईबी बलवीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश शामिल होंगे। ये समिति जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेगी क्योंकि केंद्र सरकार ने सुरक्षा चूक के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट भी तलब की है। हालांकि पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी सिंह इस पर सफाई दे चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है और इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अचानक हुए बदलाव के कारण ये घटना हुई है और पीएम के जीवन पर खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं थी। इसके साथ ही एक जांच समिति भी गठित की गई है जो 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, जिस पर सियासी हंगामा जारी है। इस विवाद के बीच सियासी हंगामा भी जारी है। बीजेपी ने पीएम की सुरक्षा में चूक पर जगह जगह प्रदर्शन और पूजा पाठ भी किया है। अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की है, जहां योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आरती की और पीएम की दीर्घायु की मनोकामना भी मांगी है, जबकि कोलकाता, जयपुर, अमृतसर और जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस भी निकालकर विरोध जताने का काम किया है। तो 5 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले पीएम मोदी के लिए पूजा अर्चना की गई वाराणसी में, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। कोलकाता में पूजा अर्चना की गई और जयपुर, अमृतसर और जम्मू की भी तस्वीर आप देख रहे हैं और इसको देखते हुए मशाल जुलूस भी निकाला गया। वहीं स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। कैवलकेड में जो सुरक्षा चूक हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं। मैम, अभी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी इस पर चिंता जताई है और पंजाब सरकार से बड़ी जल्दी चिंता जता दी। 24 घंटे उनके जब अधिकारी कांग्रेस पार्टी के जश्न मना रहे थे, तब ना चिंता व्यक्त की, ना आक्रोश व्यक्त किया, ना कोई इंक्वायरी की। जब देखा कि पूरा देश एकजुट हो चुका है और पूरा देश इस बात का खंडन कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के आला कमान से जवाब मांग रहा है, तब मजबूरन उनकी आत्मा और चिंता जागी है। लेकिन अब जब कांग्रेस अध्यक्षा ने खुद मुख्यमंत्री से बड़ा उपकार किया भाई साहब हम पे, मतलब कांग्रेस की अध्यक्षा जागृत हुई और उन्होंने पंजाब के कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे डिमांड किया, आप तो बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न का जो जवाब कल से अपेक्षित है वो नहीं दिया आपने कि क्यों डीजीपी पंजाब ने इस बात का आश्वासन दिया कि रूट क्लियर है। क्यों चन्नी साहब ने कहा कि मैं तो कोविड के लोगों से घिरा हुआ हूँ, ग्रस्त, लेकिन मैं आ नहीं सकता, लेकिन अचानक वो सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे थे। किसने डायरेक्ट किया उन लोगों को कि वो फ्लाईओवर पर चढ़कर प्रधानमंत्री के कैवलकेड के सामने खतरे के एक वस्तु के नाते या फिर एक प्रतिबिंब के नाते वहां उपस्थित हों? प्रधानमंत्री की मूवमेंट की जानकारी किसने लोगों को दी? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एज अ पार्टी और पंजाब सरकार एज एन एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व नहीं है क्या?
पीएम मोदी सुरक्षा चूक पर केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों ने घटना पर गुस्सा और नाराजगी भी जताई है। कुछ सदस्यों ने बहुत कड़े फैसले लेने की गुजारिश भी की है। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या ऐसे हालात में जहां राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने पीएम की सुरक्षा में घोर लापरवाही बरती हो, वहां विधानसभा चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं। ठाकुर ने न्यायालय और रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे। जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जाता हो और उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए और उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों ने आपसे बातें करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सभी से इसका जवाब मैं चाहता हूं, क्या बहनों भाइयों ऐसी कांग्रेस को क्षमा किया जाना चाहिए? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, हाथ उठाकर बताइए कि क्षमा किया जाना चाहिए कि नहीं। कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। जो पार्टी जनाधार की कंगाली से जूझ रही हो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की मवाली की भूमिका में आ गई हो, वो इसी तरह की हरकत करेगी। और अफसोस की बात यह है, इस तरह की अपनी आपराधिक करतूत पर अहंकारी कुतर्क दिए जा रहे हों। इसको कहते हैं कि साजिश और सीनाजोरी। भारत के प्रधानमंत्री वो श्री नरेंद्र मोदी जी बाद में हैं, प्रधानमंत्री पहले हैं। जैसे एक षड्यंत्र करके एक गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, देशवासियों का जो मसीहा है, उसको जैसे कि क्षति पहुंचाने की एक साजिश रची गई थी और ऐसे साजिश करने वालों का खुलासा होना चाहिए। ऐसी सरकार के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के चौतरफा हमलों पर कांग्रेस नेता सफाई देने में जुटे हुए हैं। फल हुई, कुर्सियां आपकी रैली में लगी, लोग आपकी रैली में नहीं आए और पीआर मैनेजमेंट के भरोसे आप देश के लोगों का संपत्ति लेना चाहते हैं। यह सरकार फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास खत्म हो चुका है और खुद पर सवालिया निशान लगाना, देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाना प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो आपके मंत्री की, भीड़ न इकट्ठा कर पड़ने वाले आपके संगठन की और एसपीजी की जिसने क्लियरेंस दिया है, पर आपको हजम नहीं हो रहा है। स्मृति जी दलित मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पा रही भाजपा। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर लगातार सियासत जारी है, लेकिन यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए योगी सरकार सौगातों की झड़ी लगाए हुए है। आज यूपी की सियासत में क्या होगा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं की सौगात देंगे। अयोध्या दौरे के दौरान टैबलेट भी सीएम योगी बांटेंगे और फिर कोविड की समीक्षा बैठक की तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं लखनऊ में परशुराम की मूर्ति लगाने के बीजेपी के कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे, जबकि मथुरा में नितिन गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य भी साथ होंगे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं अखिलेश यादव आज गोंडा का दौरा करेंगे और जहां कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात भी करेंगे। पूर्व मंत्री पंडित सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इसके साथ ही लखनऊ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी यूपी में चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनके साथ कोई बड़ा सियासी दल जो है वो नजर नहीं आ रहा है। तो यूपी में जातिगत सियासत अपने चरम पर है और हर सियासी पार्टी जातियों को साधने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए लखनऊ के कृष्णनगर इलाके में परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन करेगी और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई नेता भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के लिए कई ब्राह्मण नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। 2 जनवरी को अखिलेश यादव ने लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में गांव में परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन किया था। इसके दांव के बाद आरोप लगा कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए परशुराम का सहारा ले रही है, लेकिन अब बीजेपी भी इस दांव को
चल रही है। ऐसा करने के पीछे सियासी दलों के रणनीति क्या कुछ है, ये समझना बहुत जरूरी है। आपको बताते हैं, दरअसल यूपी में ब्राह्मण वोटर करीब 10% के आसपास है और जिस पर हर सियासी दल की दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि ब्राह्मणों को ओपिनियन मेकर कहा जाता है। ब्राह्मण वोटर 100 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। 1993 से 2002 के 3 चुनाव में औसतन 25 ब्राह्मण विधायक बने हैं। 2007 में मायावती के सोशल इंजीनियरिंग के बाद आंकड़ा बदला है। 2007 से 2017 तक हुए 3 चुनाव में औसतन 52 ब्राह्मण विधायक बने हैं और इससे समझा जा सकता है कि सियासत में ब्राह्मणों की अहमियत क्या कुछ है। और सीटों के बंटवारे को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच लखनऊ में मुलाकात हुई है। आपको बताते चले, जनेश्वर मिश्र पार्क ट्रस्ट के दफ्तर में करीब 2 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में टिकट बंटवारे पर भी चर्चा हुई है और 30 से 32 सीटों पर सहमति। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा क्या कुछ है ये भी आपको बताते चलते हैं। जयंत चौधरी के साथ यूपी के भविष्य की विकास की बात की गई है, जबकि जयंत चौधरी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमारे संबंधों को मजबूत किया है। और यही बात करेंगे कि बरेली में एआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा की है। ओवैसी ने कहा है कि हम ना मोदी से डरेंगे, ना योगी से डरेंगे, ना ही अखिलेश की बातों में आएंगे और मुसलमान उस बुरी कांग्रेस की बातों में भी नहीं आएंगे। ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश और राहुल जब मिले थे तो गाना बना था, यूपी को 2 लड़कों का साथ पसंद है, फिर एसपी बीएसपी मिल गए, राहुल गांधी केरल चले गए। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस मिले थे ना, अखिलेश और राहुल मिलकर गाना भी बन गया था, यूपी को ये 2 लड़कों का साथ पसंद है। मगर क्या निकला? क्या निकला? 2019 में सपा बीएसपी मिल गए, मिलकर लड़े, 75% मुसलमानों ने वोट दिया। सीएसडीएस का डेटा बोलता है सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीते। कांग्रेस पार्टी यहां पर बरेली में दौड़ो, रनिंग करो, बोले भागो, मैराथन करो, मगर राहुल गांधी यहां से भागकर केरला चले गए। चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ा दिया है। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपए और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है। और इस खर्च पर एक शर्त में और संशोधन किया गया है कि बड़े राज्यों के लिए 54 लाख रुपए और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपए खर्च करने की सीमा रखी गई है, जबकि पहले ये सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपए और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपए था। वहीं अब विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को बढ़ा दिया गया है। जो उम्मीदवार पहले बड़े राज्यों में 28 लाख रुपए खर्च कर पा रहे थे, वो अब 40 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे, जबकि छोटे राज्यों में जो उम्मीदवार 20 लाख रुपए खर्च कर पा रहे थे, वो 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग का ये बड़ा ऐलान देखने को मिला है। छोटे राज्यों में 20 की जगह 28 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, बड़े राज्यों में 28 की जगह 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं।
सरकार का ये फैसला पोल पैनल की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है और आपको ये भी बताते चले कि सभी चुनाव पर ये लागू होगी। अब इसे भी समझना जरूरी है कि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा कहां चुनाव होने हैं, पहले ये समझना जरूरी है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं। अब आपको बताते चले क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, उसके साथ ही साथ जो खर्च है वो बढ़ा दिए गए हैं और आगे भी खबर जारी है। यहाँ रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक के लिए चलते हैं। और चलिए अब बात करते हैं कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर यूपी की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में 3121 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही यूपी में 225 दिनों के बाद रिकॉर्ड कोरोना के केस सामने आए हैं। इससे पहले 27 मई को 3178 मरीज मिले थे और इसके साथ ही प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 8224 तक पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि लगातार यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और यहां रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।